भारत में रहना है तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना ही होगा और जो इसका विरोध करेगा उसे भारत की धरती पर रहने का कोई हक नहीं। जिस तरह विपक्ष सड़क से सदन तक वंदे मातरम गाने का विरोध कर रहा है, उन सबको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन में सब कुछ समझा दिया है। ये मैसेज उन मजहब के ठेकेदारों को भी है जो मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। सीएम योगी सदन में बोलने आए तो अपने उसी फ्रंट फुट वाले अंदाज में नजर आए। एक एक कर विपक्ष को हर मुद्दे पर धो डाला। सीएम योगी बोल रहे थे और विपक्ष सोच रहा था कि अगला नंबर उनकी पार्टी का आएगा। इसके बाद सीएम योगी ने वंदे मातरम का भी विरोध करने वालों का जिक्र किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी ने इसे उल्टा सीधा फरमान बताया। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि वो सम्मान में खड़े होंगे लेकिन गाएंगे नहीं, और सीएम योगी के टारगेट पर यही दोनों पार्टी के सांसद आ गए हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। यानी मैसेज क्लियर है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम का सम्मान भी करना होगा और गाना भी होगा, और जो उसका विरोध करेगा उसे धक्का देकर बाहर करना होगा। क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से मुसलमान हिंदू बन जाएगा? कुछ मौलाना तो यही तकरीर दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने की साजिश की जा रही है। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी। वंदे मातरम पर मजहबी सोच रखकर क्लैश करने वालों को बीजेपी ने दो टूक कहा है कि देश संविधान और कानून से चलेगा, शरिया से नहीं। तो कांग्रेस सांसद इमरान कह रहे हैं कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मैं सम्मान में खड़ा हूँगा, गाऊंगा नहीं। मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, गाऊंगा नहीं। सजदे की जहाँ तक सवाल है, सजदा तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं हो सकता। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे, वो मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार ने वंदे मातरम गाने का आदेश जारी किया है, जो भारत और भारत माँ के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में देश में रहकर उससे ऐतराज क्यों? वंदे मातरम पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में जो मुसलमानों को हिंदू बनाने वाली थ्योरी गढ़ रहे हैं, उसका विरोध खुद मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि वो इस देश के नागरिक हैं और उन्हें राष्ट्रीय गीत गाने से कोई परहेज नहीं है। मुसलमानों का कहना है कि इस देश में उन्हें आजादी मिली है, लेकिन ऐसे लोग जो मजहब के नाम पर बरगलाने की कोशिश करेंगे वो उनके बहकावे में नहीं आएंगे। यानी जो कौसर हयात जहर घोलने की कोशिश में थे, उन्हें मुसलमानों ने ही बेनकाब कर दिया। कौन है कौसर साहब? हम लोग किसी कौसर को नहीं जानते। हाँ, वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस देश का राष्ट्र गान गा सकते हैं तो राष्ट्रगीत गाने में क्या परहेज है? कहने से ना हम हिंदू बन जाते और ना हमारे कहने से हम बहुत अच्छे मुसलमान बन जाते। दिल में है वंदे मातरम, इस हिंदुस्तान में रहते हैं, वंदे मातरम कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों नहीं गाएंगे? हमारे मुल्क क्योंकि ये देश जो सभी धर्मों का है और सभी धर्मों को पूरी आजादी है। मुसलमानों ने तो अपने इरादे बता दिए हैं। अब अपनी हिंदू मुस्लिम वाली तकरीर पर कौसर हयात को फैसला करना है कि वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे या नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर केंद्र सरकार के साथ मुख्यमंत्री योगी की खींचतान का दावा करते रहते हैं। इस बार उन्होंने ब्रह्मोस के जरिए तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। चर्चा होने लगती है। दरअसल अखिलेश यादव का ये तंज सीएम योगी के सोशल मीडिया अकाउंट की कवर इमेज को लेकर है, जिसमें वो ब्रह्मोस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए चुटकी ली, आप क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? दिल्ली लखनऊ की लड़ाई अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और सीएम योगी के बीच झगड़ा होने का दावा किया है। वो अक्सर इसे लेकर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। उत्तर प्रदेश आते आते सरकार की भी हवा खराब हो जाती है। सरकार सबको डराती है, लेकिन सरकार को कोई नमस्कार न करे उसको नहीं डरा सकते। अब देखना होगा योगी इस तंज का क्या जवाब देते हैं। लखनऊ की किलर कार ने एक मासूम की जान ले ली है। हादसा इतना भयंकर था, इसका अंदाजा सीसीटीवी देखकर लगाया जा सकता है। जी न्यूज की टीम ने हादसे वाली जगह पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसकी तस्वीर देखिए। बाइक, ठेले और ऑटो को टक्कर मारने के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहिया है वो पूरा फट गया था। इसके साथ साथ जो आगे की तरफ का जो बोनट का एरिया है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो पूरा बोनट है वो टूट गया है। जी न्यूज की टीम हादसे वाली जगह भी पहुंची। सड़क पर टूटा ठेला और ऑटो पूरी कहानी बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था।
बताशे की जो दुकान है वो लगाई गई थी और इसको भी जो है ठोकर मारी है और गाड़ी के आगे का जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूटकर गिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि टक्कर के बाद धमाके जैसी आवाज आई थी। जब मौके पर जाकर देखा तो महिलाएं सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। कि बाहर से बहुत जोर से आवाज आई, वहां जाके देखा तो 2 महिला गंभीर रूप से घायल थी। पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या गाड़ी में बैठने के बाद किसी को भी कुचलने का लाइसेंस मिल जाता है? और पप्पू यादव से जुड़ी समय की बड़ी खबर, सभी मुकदमों में जमानत हो गई है। मेरे खिलाफ साजिश रची गई, पप्पू यादव का कहना है। साजिश में 3 बड़े नाम शामिल हैं, जल्द ही मैं खुलासा करूंगा। फिलहाल सभी मुकदमों में पप्पू यादव को बेल मिल गई है और उसके बाद पप्पू यादव का ये कहना है कि 3 बड़े नामों का मैं खुलासा करूंगा। मैं यहाँ के एसएसपी, जिस पर मैं पहले भी प्रिविलेज किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। मैं किसी इंस्पेक्टर और थाना का दोष नहीं दूंगा। इसमें सीनियर एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह और 1-2 बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी। दिल्ली और नोएडा के सिस्टम ने शायद कसम खा रखी है कि वो कभी नहीं सुधरेंगे। युवराज और कमल की मौत के बाद लगा था कि हादसों से प्रशासन जागेगा, लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली और नोएडा में फिर सिस्टम की लापरवाही का अंजाम आम जनता को भुगतना पड़ा। क्योंकि नोएडा की सेक्टर 70 में बसई गांव के पास एक कार नाले में जा गिरी, तो वहीं रोहिणी सेक्टर 32 में खुले पड़े मैनहोल में एक शख्स जा गिरा। दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 32 ये वही इलाका है जहां 2 दिन पहले एक मजदूर बिरजू की मैनहोल में गिरने से मौत हो गई थी और अब फिर वहीं एक शख्स खुले पड़े गटर में गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में युवक को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन हादसे ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देखो भाई साहब, गटर का ढक्कन खोला था, बंदा गिर गया इसमें। देखो रोहिणी सेक्टर 32 हाँ मरा है 2 दिन पहले। युवराज की मौत के बाद लगा था कि सिस्टम में लगी जंग हटेगी, लेकिन शायद सिस्टम खोखला हो चुका है, जिसकी वजह से नोएडा सेक्टर 70 में एक नाले में एक कार जा गिरी। कार में सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। नाले के पास ना तो कोई चेतावनी बोर्ड है, ना ही कोई बैरिकेड। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को एक बार फिर धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से ये धमकी दी गई है। दरअसल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को लेकर दोनों को दूसरी बार धमकाया गया। कथित धमकी ऑडियो में रणवीर सिंह का नाम लेते हुए कहा गया कि उन्होंने ही रोहित शेट्टी को शिकायत करने की सलाह दी थी। साथियों के मैनेजर और परिवार की गतिविधियों की जानकारी होने का दावा करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी में। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हैरी बॉक्सर की ओर से कथित तौर पर जारी इस ऑडियो मैसेज को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क रुख अपनाए हुए है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ऑडियो वास्तव में किसी गैंग से जुड़े शख्स का है या नहीं, इसकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। बता दें कि इससे पहले रोहित शेट्टी के घर पर हुई 5 राउंड फायरिंग की घटना के बाद 10 फरवरी को रणवीर सिंह को पहली धमकी मिली थी। 14 फरवरी यानी अपने प्यार का इजहार करने का दिन, लेकिन इस वैलेंटाइन डे के विरोध के रुझान अब मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिर वही हरकतें करना शुरू कर दिया है जो वो हर साल करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठनों ने कॉलेज में जाकर तोड़फोड़ की, तो वहीं यूपी के मेरठ में बजरंग दल ने विशेष समुदाय के शख्स की पिटाई की। इंदौर के नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट में वैलेंटाइन डे के आयोजन में जमकर बवाल हुआ। कार्यक्रम की जानकारी लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो में देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि पश्चिम सभ्यता को पनपने नहीं देंगे। मेरठ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विशेष समुदाय के युवक की पिटाई कर दी। दावा है कि युवक और युवती एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से घायल युवक का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। फरवरी में वैलेंटाइन वीक आते ही कुछ संगठन ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे मानो उन्हें रोजगार का अब नया साधन मिल गया हो। कोई प्रेमी जोड़े को परेशान करने का धंधा शुरू कर देता है तो कोई फतवा जारी कर अपने अरमान पूरे करने लगता है। ऐसे ही इस मौलाना ने अब वैलेंटाइन डे को हराम बताया है। वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये नाजायज और हराम है।
मौलाना ने इसे क्यों नाजायज बताया है, सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। बेपर्दा औरतें, अजनबी मर्दों को फूल देती हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करती हैं, ये सब नाजायज और हराम है। मौलाना कभी वैलेंटाइन डे मनाए होते तो मालूम चलता कि यहाँ लड़कों को कितना पापड़ बेलना पड़ता है। हालांकि जेनजी मुसलमान मौलाना की बातों को नहीं मानते। ये चीजें कॉमन होती जा रही हैं आगे बढ़ते बढ़ते। अब पुराने लोगों के सोच विचार थोड़े से अलग बदलना पड़ेंगे, वो बदलना जरूरी भी है और थोड़ा सा आपको मतलब इवॉल्व होना है। ऐसे मौके पर ऐसे मौलाना फतवा जारी कर केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क उस समय हंगामा हो गया जब दो युवक एक पुलिस वाले पर जमकर थप्पड़ घूंसे बरसाने लगे। पिटाई करने वाले युवकों का आरोप था कि शादीशुदा होने के बावजूद पुलिस कर्मी का एक महिला के साथ अफेयर चल रहा है। वैलेंटाइन डे से ठीक पहले दोनों को रंगे हाथों पकड़ते ही युवकों का गुस्सा पुलिस वालों पर टूट पड़ा। बीच सड़क उसकी जमकर पिटाई करने लगे। नौकरी का घमंड है, नौकरी जाना चाहिए, नौकरी जाना चाहिए। लड़की छेड़कर लड़की को मारता है पुलिस वाला, दो बच्चों। पुलिस वाले को पीटने वाले दोनों युवक उस महिला के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जिसका इस पुलिस वाले के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। वहीं बीच सड़क पुलिसकर्मी की पिटाई को देख भीड़ जुट गई। कुछ देर के लिए जाम जैसे हालात बन गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। उनका पारिवारिक मामला है तो दोनों पक्ष थाने आए हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ कर अगर वो कोई कार्रवाई चाहते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जहां मामले को पारिवारिक बता रही है, लेकिन बीच सड़क वर्दीधारी की पिटाई कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार उन्होंने सनातनियों को केवल प्रवचन नहीं बल्कि धर्म बचाने के लिए माला और भाला दोनों रखने की सलाह दे दी है। दरअसल बाबा बागेश्वर एक मंच पर सामूहिक विवाद कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं को धर्म बचाने और आत्मरक्षा की बात बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों को जूडो, कराटे और तीरंदाजी आनी चाहिए ताकि मुसीबत में ये काम आएगा। साथ ही उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मठों को निकलने को कहा। सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा, लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर ने माला यानी धर्म की ओर झुकाव की बात की और भाला यानी हिंदुत्व की रक्षा के लिए खुद को सक्षम बनाने को कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर अक्सर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहे हैं और अब उन्होंने माला और भाला दोनों रखने को कह दिया है। महाशिवरात्रि के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड में है। जमीन से लेकर आसमान तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और अगर किसी ने त्योहार के दौरान गड़बड़ करने की कोशिश की तो यूपी पुलिस फिर अपनी स्टाइल में इलाज करेगी। क्योंकि सीएम योगी पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि व्यवधान करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। और ऐसे में महराजगंज से लेकर सहारनपुर और संभल से लेकर मुरादाबाद तक योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। मुरादाबाद में पुलिस ने डीजे और हिंदू मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक की, साथ ही शहर भर में मोर्चा निकाला। इतना ही नहीं, पूरे शहर पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। सहारनपुर में भी महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। मुख्य सड़क मार्गों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव है। यानी अगर किसी ने त्योहार के रंग में भंग डालने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि पर महादेव के भक्तों की आस्था का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और यही वजह है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली नॉनवेज की दुकानों को पुलिस ने त्रिपाल से ढक दिया है ताकि यहां से गुजरने पर कांवड़ियों को परेशानी न हो। हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर शिव भक्त जिन रास्तों से जाते हैं वहां पड़ने वाली मीट की दुकानों को पर्दे से ढक दिया गया है। देखिए कैसे मुजफ्फरनगर पुलिस ने नॉनवेज दुकानों को कवर कर दिया है। हर उन दुकानों के आगे तिरपाल या कपड़े लगे नजर आ रहे हैं जहां नॉनवेज बिकता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि शिव भक्त कांवड़ियों की आस्था पर किसी तरह की चोट न आए और वो पूरी श्रद्धा के साथ बाबा की भक्ति कर सके। तो ये होटल है जहाँ पर नॉनवेज परोसा जाता है, उन्हें पर्दे से ढक दिया गया है। इसके कारण है शिवरात्रि का त्योहार। हालांकि पुलिस के इस कदम से उन दुकानदारों को कोई दिक्कत नहीं है जिनकी दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया है। जो हमारे कांवड़ भाई आएंगे उनको परेशानी न हो, सब उसकी वजह से ढकवा दिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब शिव भक्तों के लिए मीट की दुकानों को कवर कर दिया गया हो। इससे पहले सावन में भी कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में महाशिवरात्रि के मौके पर एक बार फिर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यहां ताजमहल को हिंदुओं के लिए निःशुल्क करने की मांग हो रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी गई है।
ये चिट्ठी हिंदू संगठन ने योगी यूथ ब्रिगेड की तरफ लिखी है। पत्र में ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। साथ ही इसे महाशिवरात्रि के मौके पर हिंदुओं के लिए फ्री में एंट्री देने की अपील की गई है। 15 फरवरी को तेजो महालय ताजमहल निःशुल्क रहेगा हिंदुओं के लिए। जब शाहजहां के उर्स के दौरान 3 दिन तेजो महालय ताजमहल फ्री हो सकता है। दरअसल हिंदू संगठन का दावा है कि राजा परमाल देव ने यहाँ शिवलिंग बनवाया था, जो अभी भी मौजूद है। मुगल ने उसकी जगह ताजमहल बनाया है। ऐसे में हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि यानी 15 फरवरी को साधु संतों और हिंदुओं के लिए वहाँ निःशुल्क व्यवस्था की जाए। आज से प्रधानमंत्री दफ्तर का पता बदल गया है। नए संसद भवन से चंद कदम दूर सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री दफ्तर शिफ्ट हो चुका है। इससे पहले सालों तक पीएमओ रायसीना हिल के साउथ ब्लॉक में था। नए पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है, जो प्रधान सेवक की सेवा भावना को दर्शाते हुए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ भवन परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर में ही अब प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट हो गए हैं, जो पहले अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ नाम ये संदेश देता है कि ये जगह देश की भलाई के लिए समर्पण का केंद्र है। सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर भी किए। वैसे ये बदलाव महज नाम का नहीं है, बल्कि 2014 से चली आ रही उस सोच का हिस्सा है, जिसके तहत भारत अंग्रेजों के जमाने के प्रतीकों को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए अब साउथ ब्लॉक सेवा तीर्थ हो गया है। इससे पहले सेंट्रल सचिवालय कर्तव्य भवन, राजपथ कर्तव्य पथ और रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। वहीं राजभवन लोक भवन और राजनिवास लोक निवास हुए हैं। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से काम करने के तरीके और जनता के प्रति नजरिए में बड़ा बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। कार्रवाई के बीच टोकाटाकी से नाराज विधानसभा स्पीकर सतीश महाना बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर भड़क उठे। घटना उस समय हुई जब लोक सेवा आयोग से जुड़ी भर्तियों के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान अध्यक्ष सतीश महाना ने एसपी विधायक कमाल अख्तर को सवाल पूछने का मौका दिया, लेकिन बीच में कई सदस्यों की टोका-टोकी शुरू हो गई। अगला प्रश्न श्री कमाल अख्तर। श्री कमाल अख्तर विभागों प्लीज बैठिए। दिस इज नॉट द वे। प्लीज बैठिए नहीं यार, वैसे मैं इस बात को अलाउ नहीं करता। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना काफी देर तक विधायकों को समझाते रहे। अरे आपका काम नहीं, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो। क्या नाम है? केतकी बैठो, ये मेरा काम है। जब विधायक केतकी ने बात नहीं मानी तो माननीय का पारा चढ़ गया। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना है क्या? गुस्से में उन्होंने हेडफोन उतार कर फेंक दिया और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कैथल में बैठक के दौरान एसपी को एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का आदेश दिया, जिसके बाद एसपी और अनिल विज में तीखी बहस हुई। जमीन बिक्री मामले में धोखाधड़ी से जुड़े मामले की सुनवाई मीटिंग में हो रही थी। अनिल विज ने पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। ये बहस यहीं खत्म नहीं हुई। अनिल विज सस्पेंशन के आगे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। आपने खाली एग्जीक्यूट कर लिया मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है। आपकी जब मैं दे रहा हूं सर, वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीडी सर की पावर। अनिल विज ने पुलिस अधिकारी को कहा कि आप कहती है कि आपकी पावर नहीं है, जबकि मंत्री जी से बड़ी कोई पावर नहीं है। इस दौरान हॉल में तालियां बजाई। इस पर एक महिला अधिकारी ने बीच में विज से बात की और मामले को शांत किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस समय की। 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान यहां गिर गया है। मलबे में मजदूरों के फंसे होने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिरोजाबाद के दौलतपुर गांव की ये घटना है, जहां पर देखिए 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिर गया है। मजदूर इसमें फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश चल रही है। बुलडोजर आप देख सकते हैं मलबा हटाने का काम यहाँ पर कर रहा है। शंकराचार्य विवाद पर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। बड़ी खबर इस समय की। नियमों के उल्लंघन की किसी को इजाजत नहीं, मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा। अविमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उनकी ओर हो सकता है। बात सुन लेते हैं। आचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा।
और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोल से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। बांग्लादेश की जनता ने अपना चुनावी फैसला सुना दिया है। वहां के लोगों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को प्रचंड बहुमत दिया है और उसके नेता तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं। वहीं बांग्लादेश में इस बदलाव पर भारत की भी नजर बनी हुई है। और BNP की जीत को भारत ना तो संकट मानेगा और ना ही जश्न का मौका। एक तरह से ये भारत के लिए टेस्ट केस होगा। भारत के लिए सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति का संतुलन और आर्थिक साझेदारी तय करेंगे कि बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। अगर BNP भरोसा दे पाती है तो भारत सहयोग बढ़ाएगा। भारत पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर अपने विकल्पों को तलाशेगा और एक अच्छे पड़ोसी की तरह फैसला लेगा। भारत ने अपनी तरफ से BNP को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दिया है, चाहे वो खालिदा जिया के बीमार होने पर चिंता जाहिर करना हो या उनके मौत पर विदेश मंत्री का खुद बांग्लादेश जाना। वहीं जमात की हार ने मुनीर के प्लान पर पानी फेर दिया है। कट्टरपंथी संगठनों को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और आवामी लीग ने चुनाव में हिस्सा न लेकर बांग्लादेश में कट्टरपंथी के बढ़े आतंक को ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली के पीरागढ़ी में कार में मिले 3 शवों की जांच करते हुए पुलिस एक तांत्रिक कमरुद्दीन तक पहुंची थी। जांच में पुलिस को कई ऐसी बातें पता चली जो बताती हैं कि कमरुद्दीन ने किस तरह अपना खौफनाक जाल बिछा रखा था। वो लोगों के पैसे लेकर उन्हें मौत की नींद सुला देता था। जैसे जैसे पीरागढ़ी कांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोपी कामरुद्दीन का खौफनाक सच सामने आता जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कामरुद्दीन की तिलिस्मी दुनिया कितनी खौफनाक और खतरनाक थी। अपने इसी तिलिस्मी जाल में वो लोगों को फंसाता था और फिर उनको कंगाल कर मौत के घाट उतार देता था। कामरुद्दीन ने बकायदा खुद से मिलने के लिए एक रेट फिक्स किया था जो कि 7,000 रुपए था। उसने करीब 2010 के आसपास तंत्र मंत्र सीखा था। उसके बाद से वो कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अब तक 8 मर्डर के सबूत मिले हैं, यानी कामरुद्दीन ने अब तक 8 हत्याएं की है। वो लोगों से पैसे लेकर सल्फास और नींद की गोलियां लड्डू में मिलाता था। वहीं पुलिस ने खुलासा किया है कि पकड़ने के डर से वो 17 फीट की दीवार फांद गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के असद गैंग का बुलेट वाला इलाज हुआ है। असद और उसके साथियों से हुई मुठभेड़ में एसआई की जान बाल बाल बची, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपराधियों का ट्रीटमेंट कर दिया। दरअसल मेरठ का असद गैंग 1 साल पुरानी हत्या के मामले में फरार था और दिल्ली क्राइम ब्रांच को बदमाशों के उस्मानपुर इलाके में आने की सूचना मिली थी। पुलिस ने जाल बिछाया और जैसे ही बदमाशों को रोकने की कोशिश की, आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गैंग के तीनों सदस्य घायल हो गए। पहली गोली का निशान यहाँ पर सस्पेक्टेड वेपन जहाँ पे लिखा गया है ये था, उसके साथ ही साथ आप दूसरी गोली का, उसके साथ ही एम्प्टी कैट्रिजेस का। पुलिस ने मौके से हथियार और बाइक बरामद की है। दावा है कि तीनों गिरफ्तार बदमाश मेरठ में एक हत्या के मामले में वांटेड थे, जिन्होंने आपसी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया था। घायलों में गैंग का सरगना असद भी शामिल है। बदमाशों के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, आरोपी के परिजनों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया। हमले को देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स मौके पर बुलानी पड़ी, तब जाकर हालात को काबू किया गया। पुलिस टीम पर पथराव करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना यूपी के जौनपुर की है, जहां बीरभानपुर गांव में लूट के एक मामले में आरोपी पंकज गौतम को पकड़ने के लिए एसओजी और स्थानीय पुलिस टीम पहुंची थी। पुलिस को खबर मिली थी कि पंकज अपने दादा की 13वीं में शामिल होने पहुंचा है। जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंची, परिवार और गांव के कुछ लोगों ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने सख्ती बरती, जिसमें आरोपी के घर में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया था कि जो है कि पंकज यहाँ पे आए हुए हैं और पंकज यहाँ पे है नहीं और सर इसलिए सबको मारे हैं। वहीं पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बाकी पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। और इस समय की बड़ी खबर जेएनयू से आपको बता दें, यूजीसी के बिल को लेकर यहाँ प्रदर्शन हुआ है। नए बिल पर रोक के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ है। जेएनयू में प्रदर्शन, लेफ्ट छात्रों ने जमकर यहाँ नारेबाजी की है। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ ये नारे लगाए गए हैं। यूजीसी के नियमों को लेकर ये आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, आगजनी की गई है। हालांकि पुतला फूंका गया है
इसको आगजनी कहना गलत होगा। यूजीसी के बिल को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। नए बिल पर रोक के विरोध में जेएनयू में प्रदर्शन, लेफ्ट छात्रों ने यहां जमकर नारेबाजी की है। एनएचएआई ने साफ कर दिया है कि ये ऑफर एक सीमित समय के लिए है। यात्रियों के पास अपनी शिकायतों के जरिए हाईवे को बेहतर बनाने और रिवॉर्ड जीतने के लिए 30 जून 2026 तक का समय है। उत्तर प्रदेश के औरैया से जिस महिला का इच्छाधारी नागिन वाला वीडियो वायरल हुआ था वो सामने आ गई है। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बताया कि वो इच्छाधारी नागिन नहीं है। इस महिला का नाम रीना है और ये अपने प्रेमी के साथ भागी थी, जिसके लिए इसने बिस्तर पर केंचुली छोड़ने का स्वांग रचा था। मैंने शादी कर ली है, मेरे पति है और कोर्ट मैरिज भी कर ली है। अगर कुछ भी नहीं घर वालों को दिक्कत हुई तो मेरे घर वालों का नाम लगेगा। उसने सबूत के तौर पर शादी की तस्वीरें भी दिखाई। किसी ने दिक्कत बना तो मेरे घर वाले ही हैं। आपको बता दें 10 फरवरी को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि रीना नामक महिला रात को सोई थी, लेकिन सुबह पता चला कि वो इच्छाधारी नागिन बन गई। वो बिस्तर पर केंचुली छोड़कर गायब हो गई। इसे देखकर लोगों ने अफवाह फैला दी कि वो नागिन है। घर वालों की शिकायत पर जैसे ही पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस पर लगाया, अंधविश्वास का तिलिस्म टूट गया। प्रेमिका ने प्रेमी संग भागने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा था। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी का कहना है किसान ये बात समझ चुके हैं, ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, किसान की आजीविका पर सीधा हमला है। कपास खरीदने को लेकर पहले से ही कांग्रेस हमलावर है और आज राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि पीएम ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। उत्तर प्रदेश के महुआ में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को पानी मिला दूध परोसे जाने की तस्वीर सामने आई है, जिसमें बाल्टी भर पानी में मात्र 2 पैकेट दूध मिलाया गया और बच्चों को दिया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रिंसिपल मोनिका सोनी की मौजूदगी में रसोइया शिवरानी ने पानी से भरी बाल्टी में महज 2 पैकेट दूध डाला। पैकेट डाले गए तो पानी का रंग सफेद हो गया। फिर बच्चों को बांटने का सिलसिला शुरू होता है। आओ बच्चे दूध पियो। वीडियो में प्रिंसिपल बड़े सहज अंदाज में बच्चों को दूध पीने के लिए बुलाती सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सरकारी दावों और मासूमों के पोषण के नाम पर चल रहे खेल को उजागर कर रहा है। तो वही टीचर क्लास में सोती हुई पाई जाती है और नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से स्कूल चलाती है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी या इन मासूमों को उनका असली हक और बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। जहाँ एक स्कूल टीचर ने अपने जीवन भर की कमाई और लोन लेकर अपने सपनों का घर बनाया, लेकिन रविवार को टीचर का घर उस समय गिर गया जब वो घर पर मौजूद नहीं थे। घर गिरने का कारण पिछले दिनों पंजाब में आई भारी बारिश और बाढ़ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से घर की नींव में पानी घुस गया था, जिसकी वजह से घर कमजोर हो गया। इस घर के गिरने से पूरी बिल्डिंग का सारा सामान चकनाचूर हो गया, जिससे करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पीड़ित टीचर का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी अपना घर बनाने में लगाई थी और वो अब मदद की गुहार लगा रहे हैं।